ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 3 अगस्त एंड कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। ये आपको जो न्यूज़पेपर की पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है डेली, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ। सो शुरू करते हैं। पहले निफ्टी और सेंसेक्स का अपडेट देख लेते हैं। दोनों ही कल 1% के आसपास फॉल करें। इससे रिलेटेड हमारी पहली न्यूज़ होने वाली है, तो हम उसको भी चेकआउट करेंगे। ऑल्सो कल जो मैंने एसबीएफसी फाइनेंस के लिए बोला था, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, वो बस मैं आपको अपने सेंटिमेंट के बारे में बता रहा था। और उसके अलावा कॉन्कॉर्ड बायोटेक, ये एक और आईपीओ आ रखा है स्ट्रीट के ऊपर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी बायोटेक के अंदर एपीआई बनाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स कुछ होता है इसका। एंड इसके अंदर दो तीन कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट है, और एक जो मेन बिजनेस सेगमेंट है वो फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज है। उससे कंपनी का 70% के आसपास रेवेन्यू आता है। काफी पॉजिटिव आईपीओ होने की एक्सपेक्टेशन है इसकी भी अगेन। तो आगे चलते हैं, पहली न्यूज से कवर करेंगे। इंडाइसिस टैंक 1% आफ्टर फिच स्पॉइल्स मूड ऑन द मार्केट। तो यही मैंने आपको बताया कि पहली न्यूज इंडाइसिस से रिलेटेड है। इंडाइसिस का मतलब अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब है निफ्टी और सेंसेक्स। इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स होता है एक, एंड अगर आप उसको प्लूरल कर देंगे इंडाइसिस हो जाएगा। तो वो 1% जो फॉल करा है वो फिच की वजह से फॉल करा है, क्योंकि फिच ने कुछ कर दिया। फिच क्या है? फिच एक रिसर्च एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी कंपनी को लोन देना है, तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप देख सकते हैं कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं है, आपका पैसा वापस आपको कर देगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनी बना दी गई है, प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, जो हर कंपनी को रेटिंग देती है। अब रेटिंग में ए प्लस, ट्रिपल ए प्लस हो गया, डबल ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया, इस तरीके से रेटिंग दी जाती है। सबसे अच्छी रेटिंग होती है ट्रिपल ए। और ये जो कंपनीज होती हैं, ये कंट्रीज को भी रेटिंग, मतलब कंपनीज को तो देती हैं दूसरी कंपनीज को, और पूरी कंट्रीज को या पूरे सेक्टर को भी रेटिंग देती हैं। तो अब जो यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की जो रेटिंग थी, वो हाईएस्ट लेवल पर थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अमेरिका को सबसे सेफेस्ट माना जाता है क्रेडिट रेटिंग के अंदर, लोन वगैरह के अंदर, क्योंकि वो तो पैसे दे ही देंगे, क्योंकि वो तो डॉलर में उनका प्रिंटिंग हो सकती है। तो ऐसी इकोनॉमी को इन्होंने ट्रिपल ए से डबल ए प्लस पे डाउनग्रेड कर दिया है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। इसीलिए वहां के मार्केट ने भी बहुत बड़ा हिट लिया, इंडिया के मार्केट ने भी बहुत बड़ा हिट लिया इसके ऊपर। तो ये सब हुआ। इसके बाद अलावा देखिए तो इंडेक्स 2-3% गिर जाता, मतलब और गिरने की एक्सपेक्टेशन हो रही है अगर इमीडिएट रिबाउंड नहीं होता। आज का मार्केट खुल चुका है, तो मैं आपको अगर देख के बताऊं तो इतना ज्यादा नहीं गिरेगा। ऑलमोस्ट मतलब स्टेबलाइज होने की कंडीशन पे आज हमारा मार्केट, एटलीस्ट। यूएस के मार्केट का जब खुलेगा तो देखना पड़ेगा। मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड बैंक्स लेड द डिक्लाइन। जो कल की बात करें, 1% जो डिक्लाइन हुआ, मेटल स्टॉक्स के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, बैंक्स के अंदर काफी बड़ा फॉल आया। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील दोनों गिर गए कल। फिस्कल, अब ये वो रीजंस है पिंक से जो मार्क्ड है, जो कि फिच ने बताया कि हमने क्यों भाई डाउनग्रेड किया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि फिस्कल डिटीरिएशन होने वाला है, जो इनके पास बहुत बड़ा डेट है। आगे भी लिखा है एलिवेटेड डेट लेवल्स। डेट लेवल्स बहुत ज्यादा हो रखे हैं आज की डेट में यूएस के पास। तो उसमें होगा कि उसमें उसकी वजह से इनको इंटरेस्ट जो देना पड़ता है डेट के ऊपर, उससे इनका फिक्स्ड आउटफ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो इनको बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट, इसीलिए इन्होंने डाउनग्रेड किया है। FM 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम अक्टूबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया ये चीज, मैंने आपको पहले भी थोड़ा कवर किया था। 28% जीएसटी में आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ, इम्पोज किया गया गेमिंग के ऊपर। यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपए अगर आपको जमा कराने हैं किसी ऐप के अंदर, तो आपका उसके ऊपर 28% जीएसटी लगेगा। जमा कराने का क्या मतलब होता है? जैसे अगर आप ये एमपीएल वगैरह खेलते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक पैसा पहले जमा कराना होता है, आपको बिड देनी पड़ती है। उसके बाद आप अपनी टीम बना सकते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो पैसा जमा कराया शुरू में, 100 रुपए जमा कराया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। तो अब इसमें हो गया था, ऑब्वियसली बात है अगर ऐसा होगा तो इतना तो प्रॉफिट ही नहीं होता लोगों को कि वो अपना इतना पैसा जमा करा सके। तो अब फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इससे गेमिंग कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो गेमिंग कंपनीज ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए, सॉरी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें बोली हैं। इसमें बोला है कि एक तो आपका ये जो फुल फेस वैल्यू पे लगेगी बैट्स, ये तो पहले वाला ही जैसा जैसे मैं आपको बताया 100 रुपीज पर लगेगी। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज देकर कुछ जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद अगर आप फिर से उसको गेम में लगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके ऊपर बस आपको विनिंग्स के ऊपर अपना 30%
जो टैक्स देना होता है डायरेक्ट टैक्स वो देना पड़ेगा इनकम वाला, और उसको बाद आप वो अपना नॉर्मली उसको री इन्वेस्ट सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर कोई जीएसटी वापस से नहीं देना पड़ेगा, ये इन्होंने अब वो किया है, क्लैरिफाई किया है कल की इनकी मीटिंग में। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अब जो अक्टूबर में ये इम्प्लीमेंट कर देंगे इस चीज को, एंड 6 मंथ्स बाद, 6 महीने बाद इसको ये रिव्यू कर लेंगे। अगर इनको बहुत ज्यादा तकलीफ लगेगी बहुत सारी गेमिंग कंपनीज को, तो उसको ये रिव्यू कर देंगे वापस से। मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है अभी। सेशंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट के 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। एक आपका बजट सेशन होता है जिसमें मेनली बजट प्रेजेंट किया जाता है। मॉनसून सेशन जो अभी चल रहा है, एंड एक विंटर सेशन होता है। तो ये बेसिकली पार्लियामेंट के मिलने के बहुत सारे वो हैं, सेशंस के नाम है। तो अब इसमें मॉनसून सेशन चल रहा है अभी के लिए, और इसके ऊपर ये इसके अंदर ही ये बात की गई जब इन्होंने बताया। अब इसमें देखें तो आगे ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने ये पूरा डिसीजन दिया है जो कि यूनानिमस है। एक इसके अंदर मेजर फैक्टर ये है कि काफी सारी गेमिंग कंपनीज ये बोल रही हैं कि ऑनलाइन गेमिंग जो होती है इट इज अ गेम ऑफ स्किल, जो कि कर्नाटका के अंदर हाईकोर्ट ने बोला था। एक गेम्स क्राफ्ट नाम की कंपनी है, उसका केस चल रहा था कुछ, तो टैक्सेस का ही केस था, उसके अंदर उन्होंने डिसीजन दिया। अब हो क्या रहा है कि अगर ये गवर्नमेंट इतना ज्यादा इसके ऊपर जीएसटी लगा रही है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इसको बैन करना चाहती है, गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करना चाहती है कि भाई ये मत खेलो तुम, क्योंकि हम इतना जीएसटी इसीलिए लगाते हैं किसी चीज के ऊपर। तो अब क्या हुआ कि इसीलिए जो आपकी गेमिंग कंपनीज है वो ये भी बोल रही है कि आपकी खुद की सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला है कि ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ लक नहीं है, तो आप इसके ऊपर इतना बैन या इतना आप डिस्करेज क्यों करना चाहते हो, तो ये इन्होंने बोला है। और साथ ही साथ ये जो 28% जीएसटी है ये आपका कसिनोज के ऊपर भी लगेगा, हॉर्स रेसिंग के ऊपर भी लगेगा, पर अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसको इंडिया में रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके ऊपर भी लगेगा। एयर इंडिया अकोमुलेटेड लॉसेस एट फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर 2023 एड pegged at 14,000 करोड़। अब यहाँ पे हुआ क्या है, एयर इंडिया को आप सभी को पता है टाटा ने अक्वायर कर लिया है। उसकी टाटा की एक सब्सिडरी है टलेस, TALASCE, यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है, इसके थ्रू इन्होंने अक्वायर किया। तो इसके अंदर क्या है, अब इनका राइट ऑफ बहुत सारे इनको करने पड़ेंगे इस बारी, यानी कि जो आपके लॉसेस पुराने पड़े हुए हैं जो कैपिटलाइज कर दिए थे कंपनी ने, या फिर जो पुराना प्लेन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा, इंजन के ऊपर पुराने हो गए वगैरह, क्योंकि बहुत ही पुरानी एयरलाइन है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें इनको लॉसेस करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अब। तो वो चीज के लिए इन्होंने 14,000 करोड़ रुपीस के लॉसेस का एक्सपेक्टेशन रखा है। 1,500 करोड़ इनके एयर एशिया इंडिया के हैं इसके अंदर से, बाकी सब इनका लॉस मेकिंग जो एयर इंडिया हो गया आपका उसका, उसकी वजह से होने वाला है। टेस्ला लीजेस आउट स्पेस इन पुणे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। टेस्ला आपके पुणे के अंदर उन्होंने ऑफिस स्पेस को लीज आउट कर लिया है। तो ऑब्वियसली बात है, पहले वो रिसर्च करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर, तब वो अपना फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे। तो रिसर्च के लिए उन्होंने ऑफिस स्पेस को लीज आउट किया है। ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी लाइकली इन 1 to 2 weeks, तो कल ये पीयूष गोयल का हमने कल भी कवर किया था कि ये सीईओ से मिलेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, टाटा डिजिटल, जो मेन ई कॉमर्स बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनके सीईओ उनके टॉप एग्जीक्यूटिव से मिलेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इनके 2 मेन पॉइंट्स है जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आता है आपका फॉल बैक लायबिलिटी, मतलब जो रिटर्न्स वगैरह होते हैं उनकी लायबिलिटी किसके ऊपर रहेगी वगैरह। एंड एक होता है कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब ऑब्वियसली बात है अगर किसी कंज्यूमर को पेमेंट फॉर एग्जांपल नहीं मिली है, या फिर किसी तरीके से गुड्स को ही फॉल्टी गुड्स मिल गए, जैसे कई आपने वीडियोस देखी होंगी कि फोन ऑर्डर किया किसी ने और एप्पल या फ्रूट बेसिकली किसी ने भेज दिया, स्टोन्स भेज दिए, तो वो सब चीजें होती रहती है। तो उन सब का ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे करती है कंपनीज, ये सब इन्होंने बोला है। अब गवर्नमेंट के पास भी एक प्लेयर है इस मार्केट के अंदर, ओएनडीसी जिसका नाम है। ओएनडीसी के साथ गवर्नमेंट ने भी अपना ई कॉमर्स शुरू कर दिया है, तो उसके ऊपर भी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब डिस्कस करते हुए 1 से 2 हफ्ते के अंदर मॉनसून सेशन के अंदर ये अपनी ई कॉमर्स पॉलिसी को ले आएंगे फ्यूचर के अंदर, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने पुल कंटेंट और ब्लॉक एक्सेस टू प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट मतलब एक अपना बिल लेके आ रही है नया, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसके अंदर इसका एक लीक ड्राफ्ट भी हो गया था रिसेंटली, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट एक पावर देने वाली है डीपीबी को। डीपीबी इज डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, ये इसके एक्ट के अंदर ही सेटअप होने वाला है। तो इसके अंदर एक पावर इनको देने वाली है कि गवर्नमेंट, ये जो डीपीबी है, गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकता है कभी भी कि एक कंटेंट को या फिर किसी भी ऐप को टेक डाउन कर लें। मतलब किसी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर के ऊपर किसी ने कोई ऐसा ट्वीट किया जो कि इनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत सही नहीं है, उन रूल्स को वायलेट कर रहा है, तो डीपीबी उनको एक रिकमेंडेशन दे सकता है कभी भी गवर्नमेंट को कि आप इस कंटेंट को, इस ट्वीट को टेक डाउन कर लो।
और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इसका एक्सेस ब्लॉक कर दो, बेसिकली टेक डाउन हो जाएगा, उसको आपको देख नहीं पाएगा। तो ये गवर्नमेंट अभी बोलना चाह रही है सेंसरशिप, अगर आपको बताओ सेंसरशिप बढ़ाने की बात, बेसिकली आप इसको कह सकते हैं इन टर्म्स में। तो ये बिल है, ये आपका थर्सडे को फाइनली शेड्यूल है कि ये निकल जाएगा, आज मेरे ख्याल से आज ये निकल जाना चाहिए। रशियन वीट में शोर अप डोमेस्टिक स्टॉक, तो ये आपका रशियन वीट ये डोमेस्टिक स्टॉक को बढ़ा देगा इंडिया के। वो कह रहा है कि अभी इंडिया के अंदर वीट का बहुत ज्यादा कम स्टॉक हो गया है, वीट के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। एक होलसेल लेवल पे प्राइस निकाला जाता है पर क्विंटल की टर्म्स में, तो वो 6% से बढ़ गया है एंड 2633 पर क्विंटल पर चला गया है, जो कि 2480 था पिछले साल। तो इसलिए सेंटर थोड़ा सा, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कंसर्न है इस चीज को लेकर, एंड 9 मिलियन टन ऑफ वीट इंपोर्ट करने की बात करी है रशिया से। अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो प्रोडक्शन, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, सो सॉरी, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, द कॉम्बिनेशन ऑफ लो प्रोडक्शन एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब जो इनका स्टॉक पड़ा है, यानी कि स्टोरेज में जो पड़ा है माल, एंड राइजिंग डिमांड हैज फ्यूल्ड द प्राइसेस, मतलब डिमांड भी बढ़ गई है, प्राइसेस सप्लाई कम हो गई है, स्टोरेज इनके पास है नहीं, तो ऑब्वियस बात है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। CXOs log out of unicorns to start up own ventures। CXOs मतलब जो टॉप ऑफिशियल्स हैं कंपनीज के, वो अपने स्टार्टअप्स को छोड़ रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स को एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट करना मतलब अपने स्टेक को बेच देना, अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी का इक्विटी का शेयर है उसको बेच के नए अपने वापस से नए स्टार्टअप्स को खोल रहे हैं। तो बहुत बेसिक न्यूज है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल भी दिया चाहे तो पढ़ सकते हैं। पॉलिटिक्स की न्यूज को हम स्किप करेंगे, आगे चलते हैं मार्केट की न्यूज पे। ये आपका डाउनग्रेड्स एक्सीड अपग्रेड्स ऑन म्यूटेड Q1। तो मैंने आपको बता दूं सोर्स इसका सबसे पहले क्या है देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग इसका सोर्स है। ब्लूमबर्ग एक पेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये आपको मतलब बेसिकली पेमेंट करनी पड़ती है अगर आपको इनकी कोई भी रिपोर्ट को देखना होता है, और कुछ कुछ रिपोर्ट ये फ्री में भी निकालते रहते हैं। तो ये काफी ज्यादा ट्रस्टेड माना जाता है फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सारे मेट्रिक्स को इसके अंदर जो देखा जाता है वो इसके सही से लिया जाता है, इसके हिसाब से लिया जाता है। अब इन्होंने काफी सारी कंपनीज को निफ्टी 100 के अंदर डाउनग्रेड और अपग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड अपग्रेड मतलब रिटर्न कैसा हो सकता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि अब इन्होंने Q1 का रिजल्ट कंपनीज का देख लिया है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने अपग्रेड एंड डाउनग्रेड कर दिया है। आई होप आपको Q1 का रिजल्ट आना, डाउनग्रेड अपग्रेड होना, ये सब समझ में आने लग गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है पेपर वगैरह तो ये समझना, बट अगर आपको आने लग गया है तो प्लीज कमेंट में बता दे। सो एनीवेज, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 41 कंपनीज को डाउनग्रेड कर दिया है ईपीएस के टर्म्स में। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है कि आपका कंपनी का जितना नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी हैज। तो इसका मतलब बेसिकली ईपीएस जितना आता है उसके हिसाब से आप फ्यूचर की ग्रोथ देख सकते हैं और साथ ही साथ डिविडेंड भी देख सकते हैं। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए इन्होंने 41 कंपनीज को डाउनग्रेड कर दिया है एंड 32 को अपग्रेड कर दिया है। बट ये बोला है कि जो जितना मतलब जितना डाउनग्रेड किया है वो ऑब्वियसली बात है एक्सीड कर रहा है अपग्रेड्स को, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव ट्रेंड की तरफ शो करता है। अब इन्होंने क्यों किया है ऐसा, तो इन्होंने बोला है कि डिसअपॉइंटमेंट्स और स्लोअर ग्रोथ इन आईटी, सीमेंट, मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ये सभी सेक्टर के अंदर ये डिसअपॉइंट हो गए इनकी अर्निंग्स को देखकर। जितनी इनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी इनको उससे कम ग्रोथ आई है इस सेक्टर के अंदर। ट्विन स्टार होल्डिंग्स टू सेल 4.3% इन वेदांता। ट्विन स्टार होल्डिंग्स वेदांता की होल्डिंग कंपनी है और वेदांता एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के अंदर ही 4.3% अपना बेचना चाहते हैं थर्सडे को, और ये थर्सडे को ब्लॉक डील्स करेंगे, यानी कि मेजर स्टॉक मार्केट के अंदर ही सेलिंग करेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर इनका प्राइस वेडनेसडे को कल क्लोजिंग हुआ था 272 रुपीज पर, जो कि 258 पे ये बेचने वाले हैं, और लगभग 5% के डिस्काउंट पे बेचने वाले हैं। तो इस तरीके से है यहाँ पर। अब ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। आरबीआई एचडीएफसी स्टिल इन टॉक्स और इंफ्रा टैग ऑफ और बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि एचडीएफसी पहले आपको समझना है कि अलग होता है, एचडीएफसी लिमिटेड अलग है, वो बैंक है। एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो लेंडिंग करता है, वो सिर्फ लोन देने के बिजनेस के अंदर है। तो इसके अंदर हुआ क्या कि इनके काफी सारे लोन्स को गवर्नमेंट ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंदर डाला हुआ था। तो होता क्या है कि ये मैं आपको एक रूल दिखा देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंदर आप सीएलआर और डीएसएलआर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती आपको, मतलब आपको सीआरआर एसएलआर नहीं बनाना होता। तो अब इसमें हुआ क्या कि अब इन्होंने जो अब ये मर्ज हो चुके हैं एचडीएफसी बैंक के साथ, तो अब ये चाहते हैं कि इनकी थोड़ी और जो लोन्स हैं उनको भी अपना इंफ्रा टैग के अंदर डाल दें। इससे दो चीजें होंगी, इससे दो चीजें ये होंगी कि इनको एक तो एसएलआर सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा है। दूसरी चीजें ये होंगी कि इंश्योरर्स
जो इंश्योरेंस कंपनीज है जिन्होंने इन लोन्स को खरीद रखा है, मतलब बेसिकली आप लोन देते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने लोन दिए, तो उनको इन्होंने बेच भी दिया अपने, मतलब अपनी कैपिटल जमा करने के लिए, और इनको उन्होंने उसको बेच दिया जो भी खरीदना चाहता है, जो कि अपना रिस्क कम रखना चाहता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के अंदर एक अच्छी सिक्योरिटी आपके पास जो लैंड है, बिल्डिंग है, वो प्रेजेंट होती है, तो आप उसको बेच के अपना रिकवरी कर सकते हैं इजीली। तो इसीलिए इन्होंने ये इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि कम रिस्क ले सकती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना जो इनके लॉज हैं, जो IRDAI बनाता है, वो भी इनको इतना ही रिस्क लेना अलाउ करते हैं कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंदर आएंगे वो वाले लोन्स, तो ही इनको ये अलाउड होगा, नहीं तो इनको वो बेचने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा बैंक के लिए कम से कम बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। सो आज ऑल द टाइम हो चुका है, बट मैंने मैंने प्लान किया था कि मैं थोड़ा और कवर कर लूंगा, तो मैं एक बार आपको बस जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रिन्यू करके एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की एक नई कंपनी है, इन्होंने 2700 करोड़ रुपीस का लोन SBI से ले लिया है। हुआ क्या है कि इस सेक्टर के अंदर बैंक्स को बहुत सारे लॉसेस हुए थे, ये लोन देकर लोन रिकवरी नहीं होती है, ये सब। उसके बाद बैंक ने फिर से एक और इनिशिएटिव लिया है कि ये फाइनली वापस से शुरू करते हैं इस सेक्टर के अंदर लोन देना। 2700 करोड़ रुपीस का लोन है, 8.75 टू 9.25% का लोन है। MW पीक पावर प्रोजेक्ट के अंदर ये काम करेंगे इसके थ्रू। प्राइवेट बैंक टेकिंग ब्रांच रूट, प्राइवेट बैंक अपनी ब्रांच बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, आप डेटा देख सकते हैं यहाँ पर, डिपॉजिट्स को अपने बढ़ाने के लिए, यानी कितने लोग इनसे सर्विस लेते हैं उसको बढ़ाने के लिए। NFRA अर्जेस HC, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, ये मैं इसलिए स्किप नहीं करना चाहता था। NFRA का मतलब है NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इन्होंने क्या किया था, डेलॉइट के ऊपर एक उनके फॉर्मर चीफ थे उदयन सैन, एंड उनके अलावा एक और ऑडिटर्स थे बाकी, रुक्षत दरोवला एंड श्रेनिक बैद। तो ये सब डेलॉइट के एम्प्लॉयज हैं, डेलॉइट के बड़े एम्प्लॉयज हैं। इनके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी 25 लाख की पेनल्टी इस तरीके से लगाया था, एंड बैन लगा दिया था 7 साल के लिए ऑडिट करने से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने कंपनीज के साथ कुछ फ्रॉड करवाया था, कंपनीज को हेल्प करी थी फ्रॉड करने में। और कौन सी कंपनी को, इन्फिन एक्स ऑडिटर्स, इन्फिन मतलब IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज को, IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के अंदर जो लिस्टेड हो गई है, इनको इन्होंने मतलब बेसिकली थोड़ा फ्रॉड कराने के अंदर हेल्प किया था, ऑडिट सही से नहीं किया था, अपना काम सही से नहीं किया था, उसके लिए इनको बैन कर दिया था 7 years के लिए। तो इसके ऊपर अब NFRA खुद से ही हाई कोर्ट को बोल रहा है कि इनको थोड़ा वेकेशन दे दो, 3 साल हो चुके हैं, और थोड़ा जो इनको टाइम सर्व करना है इसको कम कर दो, इसको थोड़ा हटा देने की बात करने वाले हैं यहाँ पर ये। तो ये बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा रीजन इन्होंने नहीं बताया कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों ये हटाना चाहते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। रिकॉर्ड 82,628 कंपनीज, ये नई कंपनीज और LLPs रजिस्टर हुई हैं अभी मार्केट के अंदर। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही न्यूज थी जो मुझे एडिशनली कवर करनी थी। थोड़ी सी वीडियो शायद बड़ी बन गई होगी, बट आई होप आपको सीखने को मिला होगा यहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अगेन कमेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।